जय हिंद दोस्तों। हम आज के वीडियो में उन वीरांगनाओं, उन स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अभूतपूर्व साहस और त्याग का परिचय दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो कहीं खो गई या हमारी गैर जिम्मेदार सरकार द्वारा उन्हें इतिहास की किताबों में कोई जगह नहीं दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सभी वीरांगनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, यह वो नाम है जो पूरे भारत में हर कोई इस नाम से परिचित है। हम सभी ने बचपन में ही रानी के बारे में पढ़ा है। एक कविता जो बहुत फेमस है रानी के बारे में, वो ये है, बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिका, जिन्होंने अंग्रेजों को दांत खट्टे किए और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि देश की महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं, जो राज्य भी चला सकती हैं और युद्ध भी लड़ सकती हैं। इस साइड के कॉलम में मैंने रानी के बारे में जरूरी जानकारी लिखा है। जैसे उनका जन्म 1888 को वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव और नेवालकर के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को हड़पने का सोचा तो रानी ने इसका कठोर विरोध किया और कड़े शब्दों में कहा कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। इसी के बाद 1897 का जब संग्राम हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। आप यहाँ इनके बारे में पढ़ सकते हैं। झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई के महिला सेना में ये सैनिक थी। झांसी के पास के ही एक गांव में गहरी झलकारी बाई, इनका जन्म 1830 में झांसी के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी वीरता को देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें अपनी महिला सेना में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि झलकारी बाई काफी हद तक रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। जब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया तो झलकारी बाई ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा धारण किया और युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गई ताकि रानी किले से सुरक्षित बाहर निकल सकें। झलकारी बाई के साहस और त्याग से प्रभावित होकर एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी ऐसी हो जाएं तो हमें जल्द से जल्द भारत को छोड़ना पड़ेगा। रानी चन्नम्मा, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। वे कर्नाटक के कित्तूर रियासत की रानी थी। वे भारत की पहली रानी थी जिन्होंने 1824 में ही अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध किया था। उनके पति और बेटे की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उनके राज्य को कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने कड़ा विरोध किया, जिससे अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ। शुरू की लड़ाई में रानी ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया और अंग्रेजों को हराया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने छल और धोखे के साथ उन पर दोबारा हमला किया, जिस कारण रानी को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। कैद में ही वे वीर गति को प्राप्त हो गए। आप साइड में इनके बारे में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रानी गाइदी नल्लू, इनका जन्म मणिपुर के एक नागा जनजाति परिवार में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही ये अपने चचेरे भाई जादू नांग के नेतृत्व में शुरू हुए
इराक आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों द्वारा धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया और अपनी धार्मिक मान्यताओं की रक्षा की। 1932 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 14 साल जेल में रहने के बाद 1947 में भारत की आज़ादी मिलने के बाद रानी को जेल से रिहा किया गया। 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने शिलांग जेल गए तो उनके साहस और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रानी गाइदिनल्यू को रानी की उपाधि दी। इनकी वीरता और साहस के कारण इन्हें नागाओं की रानी लक्ष्मीबाई और हिल्स की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप साइड में इनके बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। रानी वेलु नाचियार। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये भारत की पहली रानी थी जिन्होंने 1897 के स्वतंत्रता संग्राम से 80 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। 1772 में जब अंग्रेजों ने इनके राज्य पर हमला किया था जिसमें इनके पति मारे गए और रानी अपनी बेटी के साथ भाग निकली। उन्होंने अपनी खुद की महिला सेना बनाई। इनकी सेना में एक वीरांगना कुइली थी जिसने अंग्रेजों के शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए खुद के ऊपर एक घी और तेल डालकर शस्त्रागार में घुस गई और उसे आग लगा दी। इस तरह रानी ने अंग्रेजों को हराया और भारत की पहली रानी बनी जिन्होंने अंग्रेजों को हराकर अपना राज्य वापस जीता। यहाँ साइड में आप यहाँ रानी के बारे में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रानी दुर्गावती। इनका जन्म मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था और इनका विवाह गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद रानी ने अपने बेटे की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। इनके शासनकाल के समय में अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। अकबर का सेनापति आसफ खान ने इनके राज्य पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने बहादुरी से मुगलों की सेना का सामना किया। मुगलों के साथ रानी ने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। लेकिन एक युद्ध में रानी को तीर लग गया और अपना अंतिम क्षण जानकर और खुद के सम्मान के लिए उन्होंने खुद को कटार मारकर वीर गति प्राप्त की। यहाँ साइड में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रानी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। रानी अबक्का चौथा जन्म इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। यह चौथा राजवंश से संबंधित थे जहाँ मातृवंशी परंपरा का पालन किया जाता है, जिस कारण इनके मामा ने इन्हें उल्लाल नगर राज्य की सत्ता सौंपी और वे उल्लाल नगर की रानी बनी। 16वीं शताब्दी में इन्होंने पुर्तगालियों के कर का कड़ा विरोध किया और उन्हें अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, जिस कारण पुर्तगालियों के साथ कई लड़ाइयाँ हुई और रानी ने पुर्तगालियों को हर बार हराया। इनके साहस और वीरता के कारण लोग इन्हें अभया रानी कहते थे। एक युद्ध में अपने पति के पुर्तगालियों के साथ मिल जाने और गद्दारी के कारण रानी को बंदी बना लिया गया और कैद में ही रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। यहाँ साइड में आप रानी के बारे में पढ़ सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म
प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कवयित्री थीं और इनकी कहानी और कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम होता था। अपने पति के साथ ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़ी थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी थी। बुंदेलो हर वेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह एक सुंदर कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ही लिखा गया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इनका जन्म मद्रास में 1914 में हुआ था। 1940 में सिंगापुर में नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। नेताजी ने इन्हें रानी झांसी रेजिमेंट की कमान सौंपी, जिस कारण इन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जाना जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान म्यांमार में इन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जापान की हार के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1946 में रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अपने पति के साथ कानपुर उत्तर प्रदेश में रहने लगी। 2012 में 97 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यहाँ आप कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में पढ़ सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया और सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तारा रानी एक गुमनाम वीरांगना जिनका जन्म बिहार में हुआ था। इनके पति का नाम फुलेंद्र बाबू था। 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे से प्रभावित होकर इन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 में सिवान में अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जो इनके पति को लगी और वे जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी तारा रानी डरी नहीं और आगे बढ़ती रही। अंततः पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने में सफल रही। जब वे अपने पति के पास वापस आए, तब तक उनके पति शहीद हो गए थे। आप यहाँ साइड में कॉलम में इनके बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मातंगिनी हाजरा। इनका जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में 1870 में हुआ था। 1942 में 72 वर्ष की उम्र में भारत जोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर 6000 से अधिक प्रदर्शनकारियों के साथ जुलूस का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य तामलुक स्टेशन पर तिरंगा फहराना था। पुलिस ने इनके जुलूस को रोकने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें इन्हें 2 गोली लगी। माथे पर गोली लगने के कारण वंदे मातरम नारे के साथ शहीद हो गए। इन्हें लोग बूढ़ी गाधी के नाम से भी जानते हैं। आप इनके बारे में साइड टेबल में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। कनकलता बरुआ। इनका जन्म असम के गोहपुर में 1924 में हुआ था। 1942 में करो या मरो के नारे से प्रभावित होकर 17 साल की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने गोहपुर में आंदोलनकारियों के समूह मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना था। 1942 में हजारों लोगों के साथ एक जुलूस गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व कनकलता बरुआ जी कर रहे थे। जिसे रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। सीने में गोली लगने के कारण वंदे मातरम नारा लगाते हुए वे शहीद हो गई। आज़ादी के 65 साल बाद 2015 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में भारतीय तटरक्षक बल के एक जहाज का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा।
भोगेश्वरी फुकनानी, इनका जन्म असम में हुआ था। इन्होंने 1942 में 60 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन से सक्रिय रूप से भाग लिया। 20 दिसंबर 1942 को आंदोलनकारियों का एक समूह ने बरहमपुर कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराने का फैसला किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सेना ने जुलूस को रोका और तिरंगे का अपमान किया और उनके एक साथी के हाथ से तिरंगा छीनने की कोशिश की, जिससे भोगेश्वरी जी ने तिरंगे के डंडे से उस अधिकारी के सर पर प्रहार किए और उसकी पिटाई कर दी। गुस्से में अधिकारी ने उन पर गोलियां चला दी, जो उनके सीने में लगी और वे शहीद हो गई। आप इनके बारे में यहाँ साइड में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हुदा देवी पासे। पासे जी का जन्म लखनऊ के पास एक गांव में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान जब अंग्रेजों ने लखनऊ को घेर लिया और सिकंदर बाग पर हमला किया, तो इन्होंने एक रणनीति बनाई। वे एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से अंग्रेजों पर गोलियां चलानी शुरू कर दिया। उन्होंने 30 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। गोली खत्म हो जाने के कारण वे पकड़ी गई और अंग्रेज के गोली चलाने के कारण गोली लगने से शहीद हो गई। आप इनके बारे में यहाँ साइड में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीरा आर्या, इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। इनका विवाह ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ। नीरा आर्या आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सिपाही थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनके पति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने का काम सौंपा गया। जब यह बात नीरा आर्या को पता लगा, तो उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी की सजा सुनाई गई, जहां उन्हें भीषण यातनाएं दी गई। नेताजी के बारे में कुछ भी न बताने के कारण उनके स्तनों को गर्म लोहे के हथियारों से काट दिया गया। आज़ादी के बाद वे रिहा हुई और बाकी का अपना जीवन हैदराबाद में गुमनामी में गरीबी में फूल बेचकर बिताया। 1998 में उनकी मृत्यु हुई। यहाँ बगल में साइड में आप के बारे में पढ़ सकते हैं। दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद जब ये काला पानी सजा से रिहा हुई, सरकार ने इनकी कोई हेल्प नहीं की। कल्पना दत्त, इनका जन्म 1913 के बंगाल के चटगांव में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी सूर्यसेन से प्रभावित हुई और उनके नेतृत्व में चलने वाली इंडियन रिपब्लिक आर्मी की सदस्य बन गई। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोला और उसे लूट लिया। इस लूट में कल्पना दत्ता का नाम भी था। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1939 में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से उन्हें रिहा करा लिया गया। आप यहाँ साइड में इनके बारे में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सरस्वती राजमणि, इनका जन्म वर्मा आज के म्यांमार में 1927 में एक धनी परिवार में हुआ था। जब नेपाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्मा गए, तो 16 साल की आयु में वे नेताजी के भाषणों से बहुत प्रभावित हुई, जिस कारण उन्होंने अपने गहने और कीमती सामान आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिया और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए।
वे रानी झांसी रेजिमेंट की सदस्य थीं। उन्हें ब्रिटिश सेना की जासूसी का काम सौंपा गया था। इसके लिए वे ब्रिटिश सैनिकों के घरों में नौकर बनकर काम किया और जानकारी इकट्ठा किया। एक बार एक ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें जासूसी करते हुए पकड़ लिया, जिस कारण राजमणि जी ने उस सैनिक को गोली मार दी। ब्रिटिश सैनिकों ने उनका पीछा किया और उनसे छिपने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गईं और 4 दिन तक भूखी प्यासी बैठी रहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वे भारत आ गईं। वे अपनी सारी संपत्ति इस युद्ध में खो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने अपना शेष जीवन गरीबी में बिताया। आज़ादी के आज़ादी के 70 साल बाद 2018 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ना ही उनके बारे में हमारे किताबों में कोई जानकारी दी गई। ऐसी अनेक वीरांगनाएं गुमनाम हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और न ही हमारी सरकार ने कभी उन्हें वो सम्मान दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। आज के समय में जब हमारे देश की बहन बेटियां पथभ्रष्ट हो रही हैं, तो ऐसे समय में हमें इन वीरांगनाओं से कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस प्रकार मर्यादा और संस्कृति में रहकर भी काम किए जा सकते हैं। कुछ लड़कियां जो लिव इन में रहना, छोटे कपड़े पहनना, टेस्ट ड्राइव करना, परिवार और समाज के प्रति गैर जिम्मेदार होने को आज़ादी कहती हैं। असल में यह आज़ादी नहीं, मूर्खता और पागलपन का चरम स्तर है। अगर कोई इंसान दीर्घ समय का टॉयलेट में न जाकर बीच सड़क पर खुले में करे तो उसे आप क्या कहेंगे? आज़ादी या पागलपन का दौरा? निश्चित रूप से हम उसे मूर्खता और पागलपन का दौरा बोलेंगे। ऐसा कोई भी काम जिससे समाज में लोगों के बीच गंदगी फैलती है, जो गैर जिम्मेदाराना हो, वो आज़ादी तो नहीं है, वह एक मानसिक बीमारी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस 15 अगस्त पर लोगों को आज़ादी का सही अर्थ समझ में आए और वे उन संत महात्माओं जो सही बोलते हैं उनके प्रति प्रोपेगेंडा ना फैलाएं और सच को कबूल करने की क्षमता रखें। जय हिंद। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।